So hello everyone. Today we are going to formally start our course of econometrics. So first of all, before proceeding, you must know that why there exists a separate discipline. जब आप कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर ये सब्जेक्ट सीख के इसका यूज या फिर आप इससे क्या सीखेंगे, व्हाट इज द लर्निंग आउटकम। तो इकोनोमेट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक मैथ्स और स्टैट्स को अगर हम छोड़ दें तो बैरिंग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में अभी तक, वो सब थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। जहाँ पे कोई ना कोई मॉडल होता है दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय सम इकोनॉमिस्ट। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा कि दूसरे डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी। फॉर एग्जांपल, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी, या फिर मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आपने पढ़ा। माइक्रो में आपने प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ी, कंजम्पशन थ्योरी पढ़ी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, या फिर आपने ग्रोथ थ्योरी पढ़ा। तो ग्रोथ थ्योरीज में भी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल शुम्पीटर ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी दी। तो ये सब थियोरेटिकल पार्ट था आपके कोर्स का। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि आपको मैथ्स और स्टैट्स भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकल पार्ट, या फिर इनको हम बोलते हैं अप्लाइड पार्ट। तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरी यू आर ऑल्सो बीइंग टॉट दीज अप्लाइड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो जो इकोनोमेट्रिक्स है वो भी अप्लाइड पार्ट में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे जब आपका इकोनॉमिक्स में करियर होगा, या फिर आप एमए करेंगे, या फिर आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, या फिर आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो आपका काम क्या होगा। ये सब जो आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी तो किसी ने दे दी है। आप इसमें क्या वैल्यू एडिशन करेंगे? आप या तो कोई नई थ्योरी बनाओ, या फिर आप कुछ नया मॉडल बनाएंगे किसी कंपनी के लिए, या जब आप रिसर्च करेंगे तो आप बोलेंगे कि दिस वेरिएबल इज बीन इम्पैक्टेड बाय दिस वेरिएबल। तो उसके लिए जो बाकी की थ्योरीज थी वो सिर्फ आपकी एक बेस लाइन होगी, जिससे आपको कुछ नॉलेज होगा, जिससे आप अपना मॉडल बनाएं। लेकिन वो मॉडल बनाते कैसे हैं, उसको ट्रुथ या उसकी वैलिडिटी कैसे वेरीफाई की जाती है, ये सब इकोनोमेट्रिक्स के अंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ध्यान दिया होगा तो शुरू में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे और बाद में कीनेसियन इकोनॉमिक्स आए। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनकी थ्योरी जब फेल हुई, ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्क नहीं की, और जो इकोनॉमिस्ट थे वो इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो कीनेसियन इकोनॉमिक्स आए और उन्होंने अब दूसरा मॉडल दिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्लासिकल्स, कि हमें एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी की भी बात क्यों माने? अगर कोई आदमी कोई भी थ्योरी में कुछ मॉडल बना रहा है तो हम उसकी बात मानेंगे क्यों? अगर किसी ने भी कोई थ्योरी दी, अगर आज मैं आपको कुछ भी थ्योरी बोलता हूं कि दिस वेरिएबल इज बीइंग फोर्स्ड बाय दिस वेरिएबल, आप मेरी बात मानेंगे क्यों? तो दिस इज अ वर्ड विच आई एम राइटिंग, डेटा। कोई भी थ्योरी होती है वो प्रूफ मांगती है। तो अगर आपके पास अगर डेटा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपकी थ्योरी कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर आपने डेटा आपकी थ्योरी को कंफर्म कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो थ्योरी है वो सही है, और एवरीवन हैज टू बो डाउन टू योर थ्योरी। तो जब तक आपने कोई भी थ्योरी दी और जब तक आपके पास डेटा नहीं है जो उस थ्योरी को सपोर्ट करे, तब तक आपकी थ्योरी कोई काम की नहीं है। तो ये सब वेयर वी लिंक इकोनॉमिक्स टू डेटा, आपको ये सब्जेक्ट मदद करेगा, आपका इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेथडोलॉजी, एक्चुअल में आपको इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट में करना क्या है।
क्योंकि अगर आपके पास ब्रॉड आइडिया होगा कि आपको इकोनोमेट्रिक्स में करना क्या है, तो आपके लिए कोर्स में प्रोसीड करना भी आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा आगे चलता हूं। तो एक्चुअल में ये वो पार्ट है आपके कोर्स का जो आपको एक्चुअल में मदद करेगा, और फ्यूचर में जाके अगर आप इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ये जो मेथोडोलॉजी है इसकी, ये आपके हमेशा काम आएगी। और अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो आप इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पहचान पाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है कि आपको एक हाइपोथेसिस या फिर एक थ्योरी होगी आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। जब भी आप कोई मॉडल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एयरलाइन इंडस्ट्री में हैं और आप कह रहे हैं कि एयरप्लेन जो हमारी जो एयरप्लेन्स हैं वो लेट डिपार्चर कर पा रही हैं, तो इसके क्या रीजंस हैं, तो आप कुछ ना कुछ रीजन देंगे। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, सपोज, या फिर मैं आपकी बात करता हूँ हेल्थ इकोनॉमिक्स की, अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं कहूँ कि वेट वेट इज डिपेंडेंट अपॉन, या वेट इज अ फंक्शन ऑफ कैलोरीज जो आप ले रहे हैं, तो ये मैंने एक थ्योरी दी। तो जैसे कि किनीजियन ने कंजम्पशन फंक्शन दिया था कि कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू योर डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सब जो है ये है एक स्टेटमेंट। जो जो भी कोई मॉडल होता है इकोनॉमिक्स में, वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट आपको देता है कि एज व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉल्स। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो इनिशियली आपके पास हमेशा एक स्टेटमेंट होगा। जब भी आप कोई मॉडल बनाएंगे, कुछ रिसर्च वर्क करेंगे, तो आपके पास शुरू में एक स्टेटमेंट होगा कि इन्फ्लेशन अगर, मनी सप्लाई अगर राइज कर रही है तो फिर इन्फ्लेशन राइज करेगा। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल में आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके पास कुछ ना कुछ एक कॉज और इफेक्ट की कुछ थ्योरी होनी चाहिए कि दिस थिंग इज बीइंग कॉज्ड बाय दैट फैक्टर। तो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट में कि आपके पास कोई ना कोई एक थ्योरी होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। सेकंड, जब आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक अप्लाइड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, तो अप्लाइड से हम जानेंगे कि देर इज सम रूल्स, देर आर सम लॉजिक। तो आपको पता होगा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी चीज को एक लॉजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो सेकंड स्टेप है कि हमें उस क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं बोलूं कि इनकम, वाई इनकम इज डिपेंडेंट अपॉन वर्किंग आवर्स, तो ये एक लाइन इक्वेशन की फॉर्म में मैंने इसको, थ्योरी को डिफाइन कर दिया। तो सेकंड आपका जो स्टेप होगा वो कंस्ट्रक्ट करना होगा एक मैथमेटिकल मॉडल। तो देयर कैन बी वन वेरिएबल और देयर कैन बी मेनी वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक नेशनल आउटपुट ऑफ अ नेशन किस किस पे डिपेंड कर सकता है, तो दैट कैन डिपेंड अपॉन लेबर, दैट कैन डिपेंड अपॉन कैपिटल, दैट कैन डिपेंड अपॉन एफिशिएंसी ऑफ दैट नेशन, या फिर मैं इसको बोलूं तो पब्लिक एफिशिएंसी, या फिर मैं बोलूं कि दैट कैन डिपेंड अपॉन वेदर द कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट। नो, देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स। लेकिन जब आप उसको एक मैथ्स फॉर्म दे देंगे तो इट विल बी इजियर फॉर द रीडर और फॉर यू ऑल्सो टू वेरीफाई दैट वेदर दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग दिस थिंग और नॉट। तो आपका सेकेंड जो पार्ट है, जब भी आपको एक थ्योरी मिले तो आपके पास कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप उसको एक मैथमेटिकल मॉडल का रूप दे सकें। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है टू मेक दैट मैथमेटिकल मॉडल टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल। टू कीप थिंग्स सिंपलर, अभी सिर्फ हम एक ऐसा मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं बोलूं कि वेट, वेट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन कैलोरी टेकन
तो फिर अभी ये सिंगल इक्वेशन मॉडल है बिकॉज देर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इतना जो पार्ट था ये तो आपने सेकंड स्टेप में ही पूरा कर लिया था, क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडल तो सेकंड स्टेप में हम बना चुके थे। लेकिन इफ यू नोटिस द डिफरेंस, तो यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ला दिया है और दिस कंपोनेंट मेक्स दैट मैथमेटिकल इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू स्टैटिस्टिकल मॉडल या फिर इकोनॉमिक मॉडल। तो हम इसको डिटर्मिनिस्टिक पार्ट बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स में 2 इंटू 2 हमेशा 4 होता है, 6 इंटू 2 हमेशा 12 होगा, तो वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होता है। तो जो भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जहां पे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लैब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसमें हमेशा जो आपका आउटकम है दैट यू कैन प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, कि अगर आप एक सिचुएशन में अगर किसी को पिल्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन हेल्थ सेक्टर, उसमें भी जब मॉडल बनाया जाता है तो जब मेजर किया जाता है आउटपुट को तो वो हमेशा एक्यूरेट आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपने एक फोर्स लगाया तो कितने फोर्स से कितने आपके जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका वेट इतना है तो वो कितनी दूर मूव करेगी, या फिर एक्सेलरेशन से कितनी स्पीड बढ़ेगी। तो जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर जो मैथ्स जो है वो बड़ी ही डेफिनेट है, उसमें देर इज नो रूम फॉर सम वेरिएशन। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज बीइंग कंसीडर्ड इन मेनी यूनिवर्सिटीज एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट क्या होता है, दैट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, तो उसमें एरर कंपोनेंट आ जाता है। तो ये जो यूआई है इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर टर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉइज। तो ये जो यूआई है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस, जो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप कभी भी एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये यूआई है दिस टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी, कि अगर आप अलग अलग लोगों को सेम कैलोरीज देंगे तो भी उनका वेट डिफरेंट आएगा। क्यों? बिकॉज देर आर मैनी फैक्टर्स, वो कहाँ रह रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं, कितना ट्रेवल कर रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है। तो अगर हम 10% लेंगे और उनका सेम कैलोरी काउंट रखेंगे रोज 2-4 महीने तक, स्टिल देर विल बी डिफरेंस इन देयर वेट। तो किसी का वेट एवरेज से +10 आएगा, किसी का -10 आएगा, किसी का +2 आएगा, किसी का -3 आएगा। तो ये जो एक टर्म है दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर टर्म। और जब भी आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में रैंडम एरर टर्म डाल देते हैं तो दैट मेक्स इट अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। आपको पता होगा व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, यू मस्ट हैव रेड दिस इन स्टैटिस्टिक्स। तो एक रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल जिसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप उसका जो आउटकम है वो कभी भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट डज नॉट टेक अ सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल व्हेन यू थ्रो अ डाइस, तो आउटकम 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 2 भी। तो आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि व्हाट विल बी द आउटकम, इसलिए उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। सिमिलरली व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वो एक रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि आप उसमें इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a probability distribution in that variable. It is not a definite variable. Maths is a definite part, इसलिए उसको deterministic part हम बोल रहे हैं, या फिर आप इसको definite part भी बोल सकते हो। और ये जो part है ये noise, या फिर आप इसको नॉन सिस्टमैटिक भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको आप पहले से डिफाइन नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं है कि आपका एरर कितना होगा। तो अभी तक हमने 3 स्टेप सीखे कि जब भी आप कोई मॉडल बनाएंगे इस सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आपके पास एक थ्योरी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। उस क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के बाद जब आप इसको एक इकोनोमेट्रिक मॉडल या फिर एरर टर्म जोड़ के स्टैटिस्टिकल मॉडल का रूप दे देंगे, तो फिर हाफ ऑफ द जॉब इज बीइंग डन। यहां तक अभी आप इकोनोमेट्रिक मॉडल में पहुंच गए हो। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने एक ऐसी इक्वेशन दे दी, वेट इक्वल टू this is called the intercept, this is called the slope coefficient, this is your
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द एरर टर्म। तो अगर आपने इतनी इक्वेशन बना दी तो अभी आपके पास ये डेटा होगा कि किस पर्सन ने कितनी कितनी कैलोरी ली, किस पर्सन ने कितना कितना वेट लिया, लेकिन अभी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो ये निकालने के लिए आपको डाटा होगा अभी आपके पास। तो सेकंड जो फोर्थ स्टेप है, जब आप एक मॉडल बना दें तो यू हैव टू ऑब्टेन द डेटा। तो जब आप डेटा लेंगे तो आपके पास डेटा आएगा कैलोरीज टेकन, यहां पे आप लिखेंगे पर्सन, और यहां पे आप लिखेंगे वेट। तो पर्सन 1 2 3 4 5, सपोज ही टेक्स दिस मच कैलोरीज, और उनका अलग अलग कुछ ना कुछ वेट का डेटा होगा आपके पास। तो जब भी आप एक मॉडल बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनी थ्योरी द डेटा इज द ओनली थिंग विच विल रिफ्यूट और कंफर्म योर थ्योरी। तो आपके पास फोर्थ स्टेप होगा, जब आप एक थ्योरी बना दें, उसका इकोनोमेट्रिक मॉडल बना दें, तो आपके अगला स्टेप होगा कि आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। डाटा इकट्ठा करने के बाद आपको जो आपके पैरामीटर्स हैं वो एस्टिमेट करने पड़ेंगे। तो इट इज कॉल्ड पैरामीटर एस्टिमेशन। तो जो आपका थर्ड स्टेप था, इसमें इसके स्लोप कोफिशिएंट क्या हो, कि हम कितनी ज्यादा कैलोरी लेने से अपना वेट कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर कितनी ज्यादा कैलोरी लेने से हम, या अगर हम कैलोरी कम करें तो हमारा वेट कम हो जाए। तो ये स्लोप कोफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इन ऑर्डर टू गेट टू दिस स्लोप कोफिशिएंट एंड यू नीड टू गेट दिस इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, आपने डेटा इकट्ठा किया था। तो आपको ये वैल्यू जब आपकी कंप्यूट हो जाएगी, तो आपकी थ्योरी is ready to use, or you can tell others that okay, if you follow these calories then you can get to this weight. तो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, that is to estimate this value. If you are successful in getting this estimate, then you are successful in your theory. तो आपका जो फिफ्थ स्टेप है, that is to get to know about that अल्फा बीटा, या फिर मैं इसको बोलूं तो इंटरसेप्ट कोफिशिएंट और स्लोप कोफिशिएंट आपको पता लगाना है। तो जब आपका इतना काम हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई डोंट नो कि आपने स्टैटिस्टिक्स में अभी तक हाइपोथेसिस पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस इज अ क्लेम। जो आपका फर्स्ट स्टेप था कि आपके पास एक जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटमेंट होना चाहिए कि दिस थिंग अफेक्ट्स दिस थिंग। तो अगर आपके पास वो हाइपोथेसिस है, जैसे कि मैं बोलूं कि इंक्रीज इन कैलोरीज लीड्स टू इंक्रीज इन वेट, अगर ये आपके पास हाइपोथेसिस थी शुरू में फर्स्ट स्टेटमेंट, तो आप उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा इंटरसेप्ट कोफिशिएंट था बीटा, दैट इज ग्रेटर देन 0, कि वो पॉजिटिव है। तो हाइपोथेसिस अगर आपके पास आपने शुरू में बनाई होगी, जो आपका पहला स्टेटमेंट था, जो मैंने आपको यहां बोला था कि पहला स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। अगर आपके पास कोई भी थ्योरी है, तो जो उसका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, सपोज इफ प्राइस इंक्रीज देन क्वांटिटी फॉल्स इन केस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर आपके पास अगर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड थ्योरी है, तो उस केस में आपका जो बीटा है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो बताएगा कि जब प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी शुड फॉल। तो जो स्लोप कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आएगा। और इन केस ऑफ सप्लाई जो बीटा है वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर हमारे केस में जब हम कैलोरी और वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तब भी हमारा बीटा जो है पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब इस स्टेप में, जब इससे जो पुराना स्टेप था, जब हमने पैरामीटर एस्टिमेट किए थे, तो यहाँ पे जो आपने बीटा जो एस्टिमेट किया, जो आपने सैम्पलिंग की, फॉर एग्जांपल यू रिकॉर्डेड द डेटा ऑफ 100 इंडिविजुअल्स एंड देन यू फाउंड आउट दैट इन दैट सैंपल अगर आपका बीटा पॉजिटिव आता है, समझ लो 0.5 आता है, कि 2000 कैलोरीज कंज्यूम करने के ऊपर अगर आप जाते हो, अगर हम एक बेंचमार्क सेट करें, तो उसके बाद में हर 100 कैलोरीज पे आपका 50 ग्राम्स वेट बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा डेटा हमारे पास आता है कि स्लोप कोफिशिएंट इज 0.5, तो फिर जो हमारी थ्योरी थी, जो पहला हमारा स्टेटमेंट था कि बीटा इज ग्रेटर देन 0,
तो देयर आर हायर चांसेस कि ये उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो जो भी हमारी जो थ्योरी थी उससे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस वो क्लेम है जो आप बना रहे हो पॉपुलेशन के बारे में, आपकी थ्योरी के बारे में, और जो इससे जो पुराना स्टेप था जहां पे हमने पैरामीटर एस्टिमेट किया और हमारे सैंपल ने हमें कोई वैल्यू दी, तो जो हमारे सैंपल ने हमें कुछ वैल्यू दी, पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, उसको जब हम कंपैरिजन करेंगे जो हमने शुरू में जो सोचा था पॉपुलेशन के बारे में, अगर वैसा हो जाए तो फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं। और अगर यहाँ पे नेगेटिव कोफिशिएंट आ जाता अगर वेट मैनेजमेंट वाली थ्योरी में कि जब आप कैलोरी इंक्रीज कर रहे हो और आपका वेट डिक्रीज कर रहा है, अगर हमारा डेटा वैसे बनता, अगर हम स्लोप कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट कोफिशिएंट वैसा बना पाते, तो फिर हमारी थ्योरी कैंसिल हो जाती। इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं कि जो हमारा सैंपलिंग आया, डज दैट सैंपल कंफर्म्स और डज दैट सैंपल अप्रूव्स आर हाइपोथेसिस और नॉट। तो हाइपोथेसिस अगर आपका सैंपल जो है वो आपके हाइपोथेसिस को मान लीजिए कि वो कंफर्म कर देता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका मतलब हमारी थ्योरी सही है, तो एवरीवन हैज टू फॉलो दैट थ्योरी। तो नेक्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस अगर हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो हम फोरकास्ट करेंगे या प्रेडिक्शन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो इट इज इजियर टू टेल एनीवन कि अगर आप 2500 कैलोरी खा रहे हो तो आपका वेट कितना होगा, अगर आप 3000 कैलोरी खा रहे हो तो आपका वेट कितना होगा, एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग 1500 कैलोरीज देन हाउ मच विल बी योर वेट। तो इट विल बी इजियर, अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है या फिर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हो, तो हम उस मॉडल को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आरबीआई जब रेट कट कर रहा है तो आरबीआई को पता होना चाहिए कि रेट कट करने से इन्फ्लेशन पे कितना इंपैक्ट हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन पे कितना इंपैक्ट हो रहा है। तो अगर उनके पास कोई पैरामीटर है, इफ देर इज सम पैरामीटर, स्लोप कोफिशिएंट जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर वो उनके पास है तो वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अगर उन्होंने सीआरआर कितना रखा तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, अगर उन्होंने बैंक रेट कम की तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। तो अगर आपका मॉडल सही है तो आप फोरकास्ट या प्रेडिक्ट कर पाएंगे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज टू कंट्रोल। तो ये एक रिवर्स स्टेप है। फॉर एग्जांपल जब भी हम जिम में जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई मेरा टारगेट वेट तो है 75 kg, इस पे आने के लिए मुझे कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स कर दूं और आपको बोलूं कि हाउ टू सेलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, तो फिर अभी आप इसको कंट्रोल करोगे। अगर मैं आपको ये वेरिएबल दे दूं तो आप और अगर आपके पास अल्फा और बीटा आपने जो निकाला था उसको अगर आप सच मान रहे हैं, तो इफ यू नो ऑल दीज वैल्यूज देन यू, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका टारगेट वेट अगर 80 है तो आप कितना कैलोरी रखें। फॉर एग्जांपल तो आरबीआई की केस में अगर मैं बताऊं कि आपकी टारगेटेड इन्फ्लेशन वैल्यू अगर 4% है तो आप अपना सीआरआर कितना रखें या आप अपनी बैंक रेपो रेट कितनी रखें। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें कि हमें कोई थ्योरी बिल्ड करनी है, अगर हम कुछ रिसर्च करके देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग उसको माने, उसको एक्सेप्ट करें, और हमारे पास भी कुछ मैकेनिज्म हो टू टेल अबाउट द वैलिडिटी ऑफ आर आर्ग्यूमेंट, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो ये 8 स्टेप्स हैं जो ब्रॉडली आपको आपके माइंड में रखने हैं कि हमें कैसे कोई इकोनॉमिक थ्योरी बनानी है और कैसे उसे एक्चुअल पे सक्सेस पे पहुंचाना है। तो हमने पढ़ा कि शुरू में आपके पास कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि अगर आपको कोई वेरिएबल इंपैक्ट करना है तो वो कौन से वेरिएबल से इंपैक्ट होगा और उसका क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर अगर आप मैग्नीट्यूड बताना चाहें कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आपके पास कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस होनी चाहिए अपने मॉडल को बताने के लिए। जैसे कि आप सोचेंगे कि टेलर्स रूल था या फिर ओकन्स लॉ था, तो अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रोथ रेट पे कितना फर्क पड़ रहा है, तो उसके लिए आपके पास एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए कि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट कम होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम हो जाएगी तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। तो आपके पास कुछ ना कुछ पहले एक स्टेटमेंट होना चाहिए, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। जब आपके पास वो स्टेटमेंट आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि मैथ्स में इट विल बी ईजियर
टू फॉर्म लॉजिकल स्टेटमेंट्स के लिए आपको यू नीड टू यूज टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और जब आप मैथ्स बना लेंगे तो उसके बाद में एरर टर्म को इंक्लूड करवा के आप उसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में बदल देंगे सो दैट यू कैन यूज दैट इन सोशल साइंस एक्सपेरिमेंट्स। जब आप एक वो मॉडल बना लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट डेटा। तो उसमें आप डाटा ऑब्टेन करेंगे। जब आपके पास डेटा मिल जाएगा आपको, तो आप फिर जो पैरामीटर्स था, जो आपका मैथमेटिकल मॉडल आपने बनाया था कि वेदर दैट वेरिएबल अफेक्ट्स दी अदर वन और नॉट, तो उसमें आपके पैरामीटर्स आ जाएंगे। जब आपके पास पैरामीटर्स आ जाएंगे तो आपको देखना है कि जो पैरामीटर मॉडल में डाल के आया वेदर दैट कंफर्म्स टू दी फर्स्ट स्टेटमेंट और नॉट। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम है जो कि हम डीपली आगे आगे पढ़ेंगे। और जब आपकी हाइपोथेसिस पास हो जाए तो दैट थ्योरी इज बीइंग एक्सेप्टेड इन दी सोसाइटी, और बाद में आप उससे वेरिएबल्स फोरकास्ट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को। और अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एक निश्चित चाहिए तो आप जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक स्पेसिफिक टर्म में ला सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि वी विल लर्न द डेफिनेशन आफ्टर वी विल हैव सम आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट। तो देर आर 3 ways in which you can define this subject. So first way is to say that econometrics is concerned with economic measurement. तो जैसा हमने सीखा शुरू में कि सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देने से आपका काम नहीं होगा, आपको एक्चुअल में मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो इफ आई से दैट इफ आर करेंसी डेप्रिशिएट्स नेट एक्सपोर्ट विल राइज, तो ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा कि इफ करेंसी डेप्रिशिएट्स बाय दिस मच देन हाउ मच आर एक्सपोर्ट शुड राइज। तो इकोनोमेट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक मेजरमेंट, तो ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है। सेकंड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स डील्स विद एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जब भी आपके पास एक थ्योरी होगी तो आपको डाटा चाहिए इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट थ्योरी। तो जब आप डाटा खोजेंगे तो फ्यूचर में तो आप जान नहीं पाएंगे, तो आपको पुराना डाटा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद सच अ फेनोमेना दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स इज कंसर्न्ड विद एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो आपको उसको कंफर्म या रिफ्यूट करने में मदद करेगी। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज द मोस्ट ऑथेंटिक वन। इसमें हम ये बोलते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स इज अ सोशल साइंस इन विच वी यूज टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, and we combine it with economic laws to study economic behavior. तो जैसा कि आपको बताया गया था कि देर आर सम लिमिटेशंस या फिर एवरी सब्जेक्ट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो ये सब सब्जेक्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स बनता है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आपके पास थ्योरीज होती हैं, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन नो वेयर यू कैन टेस्ट दोज थ्योरीज। फॉर दैट यू नीड लॉजिकल थिंग्स, और वो हमें मैथ्स में मिलेंगी। लेकिन मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स टेल्स अबाउट द डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप ओनली, वहां पे कभी भी रैंडम कंपोनेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सोशल साइंस थ्योरी है तो मुझे बहुत बार याद आता है एक स्टेटमेंट था जो कि मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट फिकल माइंडेड beings where you cannot predict them accurately। तो जब हम सोशल साइंस से डील कर रहे हैं तो आप अकेला मैथ्स से आपका जो मॉडल है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको सोशल साइंस थ्योरी में जाने के लिए रैंडम एरर कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली इन स्टैटिस्टिक्स, एज यू नो, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। लेकिन कहीं पे भी आप स्टैटिस्टिक्स में खुद का मॉडल नहीं बना सकते हैं, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या फिर मीन, मीडियन, मोड क्या है। तो इन सब सब्जेक्ट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं और इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो जो इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट है उसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स का यूज करके
वी आर गेटिंग टू नो अबाउट द इकोनॉमिक बिहेवियर। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि इकोनॉमेट्रिक्स क्या है, तो इन ले मैन टर्म्स आप उसको कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक मेजरमेंट है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू टेस्ट द थ्योरीज इट डील्स विद एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस थ्योरीज, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि इट इज़ अ सोशल साइंस इन विच टूल्स ऑफ स्टैट्स मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स इज यूज टू द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फेनोमेना।